हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज का द हिंदू का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज का एजेंडा स्टूडेंट्स हमारा है, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के बारे में आया है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बारे में एडिटोरियल है, राम टेम्पल के बारे में, क्योंकि कल हमें पता है वहां पर भूमि पूजन हुआ है अयोध्या में राम टेम्पल के कंस्ट्रक्शन को लेकर। उसके अलावा एकेडमिक रिसर्च के ऊपर एडिटोरियल आया है। एकेडमिक रिसर्च क्यों जरूरी है? क्योंकि करंट में हम जो पढ़ रहे हैं फ्यूचर में उसकी रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत तेजी से हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में एक न्यूज है, तो वो डिस्कस करेंगे। चाइना सऊदी जो रिलेशंस है या उनके बीच में जो क्लोजनेस हो रही है उसको लेकर डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन हम डिस्कस करेंगे, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हम डिस्कस करेंगे, और एनसीएलटी कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक तो फ्रंट पेज में दिया है आरबीआई कीप्स की पॉलिसी रेट्स अनचेंज्ड। तो एक तो आपको ये समझना है कि पॉलिसी रेट्स अनचेंज्ड का मीनिंग क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी समझ लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई कितने टाइम पर लेकर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार आया है कि कितने कितने, एक महीना, 2 महीना, हर हफ्ते, कितने दिन के बाद मॉनेटरी पॉलिसी आती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई लेकर आता है, मॉनेटरी पॉलिसी, वो रिव्यू होता है एवरी 2 मंथ, एवरी 2 मंथ्स। ठीक है, तो ये कई बार एग्जाम में आया। तो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू एवरी 2 मंथ्स होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। और मॉनेटरी पॉलिसी में आता क्या क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी में आता है सीआरआर, बैंक रेट, रेपो रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो ये सारी चीजें, उसके अलावा एमएसएफ और भी कई चीजें हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी में आती हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में आरबीआई करता क्या है? क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको एक तो ये समझना है डिमांड और सप्लाई बैलेंस। एक तरफ हमारे पास लिक्विडिटी रहती है जिसकी वजह से डिमांड क्रिएट होती है मार्केट में, डिमांड, और यहां पर सप्लाई। सप्लाई किस चीज की है? गुड्स एंड सर्विसेज की, गुड्स एंड सर्विसेज। और डिमांड किस वजह से क्रिएट होती है? लिक्विडिटी की वजह से। लिक्विडिटी मतलब कैश का फ्लो, लिक्विडिटी, कैश का फ्लो। ठीक है, कैश की वजह से मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है। तो इन दोनों में बैलेंस बना हुआ होना चाहिए, दोनों में। ठीक है, अगर मार्केट में डिमांड ऊपर होगी और गुड्स एंड सर्विसेज नीचे होंगी तो होगा क्या? इन्फ्लेशन आएगा। ठीक है, या मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगी और लिक्विडिटी अगर नीचे होगी तो डिफ्लेशन आएगा। ठीक है, तो अभी की अगर हम सिचुएशन समझें तो इस समय डिमांड बहुत कम है, कोविड-19 की वजह से। इकोनॉमी की हालत गड़बड़ चली रही है, तो कोविड-19 की वजह से डिमांड काफी नीचे चल रही है। ठीक है, और डिमांड नीचे चलने की वजह से जीडीपी ग्रोथ, ये जो सप्लाई साइड है, यहां पर कंपनीज क्या कर रही हैं? प्रोडक्शन भी गिरा रही हैं, या इंडस्ट्रीज बहुत सारी बंद भी हैं कोविड-19 की वजह से। बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर वापस भी जा चुके हैं, तो इसलिए जीडीपी ग्रोथ भी डाउन जा रही है। तो इकोनॉमी के लिए जरूरी है कि जीडीपी ग्रोथ भी ऊपर जाए और मार्केट में डिमांड भी क्रिएट होती रहे लगातार, क्योंकि डिमांड क्रिएट होंगी तो जॉब्स भी क्रिएट होंगी। डिमांड क्रिएट नहीं होगी तो फिर जॉब क्रिएशन भी कंपनीज नहीं कर पाएंगी, क्योंकि डिमांड क्रिएट होने की वजह से इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इंक्रीज करती हैं, नया प्लांट सेटअप करती हैं। तो ये सारी चीजें। तो आरबीआई क्या करता है? क्योंकि मार्केट में जो डिमांड साइड है, मार्केट में जो भी पैसा आता है वो किसके थ्रू आता है? मार्केट में पैसा आता है बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, क्योंकि बैंक क्या करता है? मार्केट में लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी के रेट अगर रिड्यूस हो जाएंगे तो बैंकिंग सेक्टर से लोन क्या हो जाएगा? लोन हो जाएगा चीपर, चीप लोन। और लोन जब चीप होता है तो मार्केट में ज्यादा लोन निकलता है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारी की सारी इकोनॉमिक्स इसमें लगती है। तो आरबीआई ने फिलहाल जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में मॉनेटरी पॉलिसी के जो रेट थे हर 2 महीने में जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है, मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स में कोई चेंजेस नहीं करे हैं। और क्योंकि हमने देखा था पिछली बार जब मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आया था आरबीआई, तब जो रेट्स है मॉनेटरी पॉलिसी रेट वो रिड्यूस कर दिए थे ताकि चीप लोन हो जाए। लेकिन मार्केट में उसके बावजूद भी लोन वगैरह नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से एक स्टैग्नेशन आ गया इकोनॉमी में। जब तक हमें पूरी दुनिया को ये एक आइडिया नहीं हो जाता कि वैक्सीन किस डेट को आ रही है, एक सर्टेनिटी जब हो जाएगी, या ये एक आइडिया हो जाए कि इसको कंट्रोल कैसे करना है,
तो अभी ना तो कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना तो वैक्सीन का कुछ आइडिया है। तो इस वजह से अनसर्टेनिटी की वजह से बिजनेसमैन भी क्या कर रहा है, पैसा नहीं लगा रहा है बहुत ज्यादा बिजनेस में। और उसके अलावा जो लोग हैं, लोगों की टेंडेंसी इस समय जो है खर्चा ना करने की है, क्योंकि फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है, तो पैसा बचाना है। लोग मार्केट में इस तरीके से खुला खर्च नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से पहले खर्च कर रहे थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इकोनॉमी में जो आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स में कई चेंजेस करे हैं, वो अभी आगे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा मनोज सिन्हा जेएनके के लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, ये नीचे न्यूज में दिया हुआ है मनोज सिन्हा, ठीक है। तो मनोज सिन्हा जेएनके के लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। उससे पहले जेएनके के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? जेएनके के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मुर्मू जी, जीसी मुर्मू, ठीक है। तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जेएनके के, जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया और उनके रेजिग्नेशन के बाद मनोज सिन्हा को जेएनके का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। और जीसी मुर्मू अब जो है उनको सरकार ने कैग अपॉइंट कर दिया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का काम क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं या मिनिस्ट्रीज हैं उनका ऑडिट करता है, ठीक है। तो हाईएस्ट अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स की पूरी ऑडिटिंग करता है कि सरकार एक्सपेंडिचर किस तरीके से कर रही है, कोई उसमें स्कैम तो नहीं है, पूरे रिसिप्ट्स वगैरह पूरा एक वो देखता है कि सही तरीके से खर्चा होना चाहिए। जैसा कि हमने देखा था कैग, जो लास्ट हमारे जो यूपीए के टाइम पे कैग थे विनोद राय, तो उन्होंने ही 2G स्कैम, कोल स्कैम, तो वो सब ऑडिट में ही पकड़ कर आया था कि 1,76,000 करोड़ का स्कैम था और कोल स्कैम भी था 1,86,000 करोड़ का। तो विनोद राय जो लास्ट कैग थे उन्होंने ही किया था। तो एक ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कैग बने हैं, ठीक है। और मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हो गए हैं। और ये जो कैग थे ये इससे पहले जेएनके के गवर्नर थे। तो ये कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो 8 लोगों की डेथ हुई है, ये भी न्यूज में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। गुजरात के कोविड-19 हॉस्पिटल में आग लगी, उसकी वजह से 8 लोगों की डेथ हुई है। तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि क्या रीजन थे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। राजापक्षे पार्टी जो है श्रीलंका में काफी जो काउंटिंग है इलेक्शन की, वहां पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन थे, तो काफी आगे चल रही है, ठीक है। तो महिंदा राजापक्षे जो है वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो दोबारा से उनके जीतने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो महिंदा राजापक्षे, ये इंपॉर्टेंट है, महिंदा राजापक्षे। तो महिंदा राजापक्षे वहां के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका, और उनके भाई इस समय वहां पर प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापक्षे, ठीक है, प्रेसिडेंट श्रीलंका। तो दोनों भाई इस समय श्रीलंका की पॉलिटिक्स में जो है पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है। तो काफी अच्छा है। जो अभी जो रिजल्ट की जिस तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं, हालांकि ये जो न्यूज थी ये आधी काउंटिंग भी थी, तो आधी काउंटिंग में ये महिंदा राजापक्षे की जो पार्टी है काफी आगे चल रही थी। तो फिलहाल उस आधी काउंटिंग में के बाद जो अभी सुबह की न्यूज है, तो ये लैंडस्लाइड एक विक्ट्री साफ नजर आ रही है महिंदा राजापक्षे और गोटाबाया राजापक्षे की। तो आपको प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट पता होना चाहिए कि कौन वहां पर बनने वाला है। ये थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं जो अभी हमने डिस्कस करा कि मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में मॉनेटरी पॉलिसी चेंज आरबीआई ने कुछ नहीं करा। तो कुछ पॉलिसी जो चेंज है वो हमारे पास क्या है, सम की पॉलिसी डिसीजंस ऑफ आरबीआई। तो पॉलिसी डिसीजन क्या है? एक तो बैंक्स अलाउड टू रीस्ट्रक्चर स्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट और एमएसएमई लोन। तो एक तो स्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट लोन क्या होता है? स्ट्रेस्ड लोन का मतलब होता है कि जहां पर कस्टमर लोन लेने के बाद उसके डिफॉल्ट होने के चांसेस है, उसके फाइनेंशियल कंडीशन खराब चल रही है, तो वो स्ट्रेस्ड लोन है, कभी इंस्टॉलमेंट आ रही कभी नहीं आ रही, क्योंकि कोविड-19 की वजह से वैसे इकोनॉमी में स्टेग्नेशन आ गया है। तो इस वजह से उसे हम बोलेंगे स्ट्रेस्ड लोन, जब इंस्टॉलमेंट टाइमली नहीं आ पा रही है, ठीक है, डिफॉल्ट हो रहा है, तो उसे बोलते हैं स्ट्रेस्ड लोन। तो एनपीए भी स्ट्रेस्ड लोन की कैटेगरी में आता है। तो अब बैंक क्या करेगा? आरबीआई ने बैंक को अलाउ करा है कि आप अपने लोन्स को, जो कॉर्पोरेट है या एमएसएमई लोन है, उसे रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस।
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लोन्स कौन से होते हैं? जैसे छोटे मोटे बिजनेस के लिए लोन लेना, सिलाई के लिए 1 लाख का लोन, 1.5 लाख का लोन, 2 लाख का लोन, 20 लाख का लोन भी होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बोले कि मोमबत्ती बनाने का कारखाना, खिलौने बनाने का कारखाना, टोकरी बनाने का कारखाना 1 लाख 2 लाख के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया जा सकता है। धूपबत्ती, अगरबत्ती, पापड़ बनाने का, ठीक है, पैकेजिंग में भी कुछ कई चीजें की जा सकती हैं, ठीक है। तो ये सब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में आते हैं। तो ये जो लोन्स हैं इनके रीस्ट्रक्चर का मतलब है कि अगर किसी ने मान लिया कि 20,000 पर मंथ ईएमआई देनी है, 20,000 पर मंथ ईएमआई देनी बाकी है, पिछले कई सालों से देता आया है, 20,000 पर मंथ ईएमआई उसकी बनती है पर मंथ की, और आने वाले मान लिया 10 साल तक देनी है। और अब रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होगा? रीस्ट्रक्चरिंग में बैंक क्या करेगा, ये जो 10 साल का पीरियड है इसको 15 साल कर सकता है, अलग अलग जो भी उनकी पॉलिसी बनेगी तो रीस्ट्रक्चर कर सकता है, 15 साल कर सकता है। वो 10,000 की ईएमआई हो जाएगी मान लिया कि, फिर उसके बाद 16,000 पर मंथ। तो उससे क्या होगा कि पर मंथ बर्डन कम रहेगा इंडिविजुअल के ऊपर, ठीक है। तो इससे बैंक क्या कर सकते हैं, चाहे हम बोलें कि उससे बैंक क्या कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। इसे हम प्रॉपर वर्ड होता है रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग को ऑफ लोन, जिसमें ईएमआई को स्मॉल कर देना होता है और टाइमलाइन जो होती है कि कब तक ईएमआई देना है उस टाइमलाइन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। बैंक अपना पूरा इंटरेस्ट लेता है, उससे क्या होता है कि इंडिविजुअल के ऊपर पर मंथ जो फाइनेंशियल बर्डन है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं ये आरबीआई ने अलाउड करे हैं बैंक्स के लिए। दूसरा अगर हम देखें, यहां पर बोला है रिलीफ टू इंडिविजुअल बोरोवर एट बैंक्स डिस्क्रिप्शन। तो देखिए यहां पर तो कॉर्पोरेट और एमएसएमई की बात हो रही थी, यहां पर इंडिविजुअल मतलब होम लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, तो ये बैंक के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है कि वो भी अगर उसको रिस्ट्रक्चर करना चाहें 2 साल का और टाइम पीरियड, अगर इसने 5 साल तक ईएमआई देनी है तो उसका 2 साल बढ़ा दिया जाए 7 साल, और फिर ईएमआई छोटी कर दी जाए ताकि फाइनेंशियल बर्डन ना आए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एनपीए बढ़ेंगे, क्योंकि ये नॉन विलफुल डिफॉल्टर्स होंगे। नॉन विलफुल डिफॉल्टर मतलब लोग अपनी इच्छा से डिफॉल्टर नहीं है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ही कोविड-19 की वजह से खराब हो गई है, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि लोगों को थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। और ये जो तीसरा है, नो एक्सटेंशन अनाउंस्ड ऑन लोन मोरेटोरियम। लोन मोरेटोरियम का मतलब है ईएमआई हॉलिडे। ईएमआई हॉलिडे मतलब जैसे कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, पहले सरकार ने 3 महीने का मोरेटोरियम अनाउंस करा था। 3 महीने का मोरेटोरियम मतलब ईएमआई हॉलिडे, लोगों को ईएमआई पे ही नहीं करना। 3 महीने के बाद ईएमआई पे, मतलब यहां पर 3 महीने की ईएमआई माफ नहीं कर रहे हैं, वो लोन जो है वो ईएमआई 3 महीने के बाद दोबारा से स्टार्ट होगी। और अगर किसी ने पहले 3 साल तक ईएमआई देनी थी, अब 3 साल 3 महीने और देनी पड़ेगी, वो आगे चला जाएगा टाइम पीरियड, मतलब इंटरेस्ट पूरा लेगा बैंक। तो इंटरेस्ट या प्रिंसिपल को माफ नहीं करा था मोरेटोरियम में। तो पहले 3 महीने का मोरेटोरियम दिया था, फिर 3 महीने और कर दिया था, तो 6 महीने, तो अगस्त तक समझ लो एक मोरेटोरियम था। अब 31 अगस्त के बाद आरबीआई का कहना है कि अब कोई एक्सटेंशन नहीं होगा मोरेटोरियम में, और बैंक क्या कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। और कोविड-19 के बाद हमें ये पता है कि बहुत सारे लोग ईएमआई नहीं दे पाएंगे 31 अगस्त के बाद, क्योंकि अभी तो ईएमआई हॉलिडे था तो एनपीए में पैसा जाएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन 31 अगस्त के बाद प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए सरकार ने या आरबीआई ने अलाउ करा है बैंक्स को कि वो अपने लेवल पे डिस्क्रिशन लेवल उन्हीं का रहेगा, और वो रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं लोन को, टाइम पीरियड बढ़ा के, ईएमआई को छोटा करके। उसके अलावा बोरोइंग लिमिट्स अगेंस्ट गोल्ड रिलैक्स हुआ। इसका मतलब क्या है? बोरोइंग लिमिट अगेंस्ट गोल्ड का मतलब है कि जो भी गोल्ड होता है, गोल्ड की वैल्यू होती है, वैल्यू जो गोल्ड की मान लिया 10 लाख है, ये 1 लाख है, 1 लाख। अब हम बैंक में गोल्ड को गिरवी रखें, और क्या बैंक हमें 1 लाख ही लोन देगा? गोल्ड की वैल्यू तो 1 लाख है, तो नहीं, 75% ही बैंक से लोन मिलता है, ठीक है। उसे बोलता है लोन टू वैल्यू रेशो। लोन टू वैल्यू रेशो, लोन टू वैल्यू रेशो 75% था वो। 75% का मतलब अगर 1 लाख गोल्ड की वैल्यू है तो उसका मतलब बैंक तुम्हें 75,000 ही लोन देगा कि भैया देखो आपकी गोल्ड की वैल्यू है 1 लाख, तो रूल ये है आपको 75,000 लोन मिलेगा, ठीक है। तो आरबीआई ने अब उसे इंक्रीज कर दिया, 90% इंक्रीज कर दिया, ठीक है। यहां पर लिख लेता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो यहां पर लोन टू वैल्यू रेशियो 1 लाख था, तो वो 75% से वो रेशियो बढ़ा दिया है 90% तक,
ये आपको ऊपर दिख रहा होगा 75% से 90% तक। ठीक है, मतलब अब अगर 1 लाख गोल्ड की वैल्यू होगी तो 90,000 तक लोन मिल सकता है, पहले 75% था, तो ये एक इंक्रीज करा है ताकि मार्केट में लोन ज्यादा निकले, और लोन ज्यादा निकलेगा तो फिर उससे क्या होगा, मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी। तो ये एक आइडिया है। उसके अलावा टेन्योर कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 2 years फॉर पर्सनल लोन, जैसा अभी हमने बोला ना कि रिलीफ फॉर इंडिविजुअल बोरोवर, तो उसी का एक एक्सटेंशन है कि वो जो टेन्योर है लोन का वो 2 साल एक्सटेंड किया जा सकता है। उसके अलावा 10,000 करोड़ का सपोर्ट होगा नेशनल हाउसिंग बैंक और नाबार्ड को। ठीक है, एनएचबी का काम क्या है, नेशनल हाउसिंग बैंक का, ये जितनी भी होम लोन की स्कीम्स हैं वो एनएचबी रेगुलेट करता है। एनएचबी और नाबार्ड आरबीआई की सब्सिडियरी हैं। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, ये रूरल एरिया के ओवरऑल डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नाबार्ड की होती है। उसके अलावा स्टार्टअप्स को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इंक्लूड करा है। इसको हम आगे अलग से भी न्यूज है तो उसमें पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं डेवलपमेंट। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास हैं, तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल जो आइकन है उसके ऊपर जरूर क्लिक करें। उससे क्या होगा, आपको जितने भी हम वीडियोस जो हैं, नॉलेजेबल वीडियोस हैं, वो जब भी अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम स्टडी मटेरियल वगैरह अपलोड करते रहते हैं, क्विज वगैरह, पीडीएफ फाइल्स वगैरह शेयर करते हैं जो आपके बहुत काम आएंगे आपकी प्रिपरेशन में। हमारा इक्वेशंस आईएएस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आप यूपीएससी के कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, पीडीएफ फाइल्स होंगी, उसके अलावा उसमें क्विज वगैरह भी होंगे, तो सारी चीजें उसमें अवेलेबल होंगी। बैंक पीओ एसएससी का भी इसी तरीके से कंप्लीट कोर्स है, ओनली क्वांट का भी आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। तो ये सारे लेक्चर्स सारी एक्सपीरियंस फैकल्टीज ले रही हैं हमारे यहाँ से, 15 ईयर्स 20 ईयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है सारी फैकल्टीज को। ठीक है, ये एक एडिटोरियल आया, एन इनविजिबल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन इंडिया। तो ये क्या है, देखिए, इनविजिबल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ये हर्ष मंदर जी हैं, उन्होंने लिखा है। ये ज्यादातर वैसे एंटी मोदी कैंप में रहे हैं, तो मोदी हेटर्स में कहा जाता है हर्ष मंदर जी को। ठीक है, तो इन्होंने जो कोविड-19 की वजह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मतलब लोग जो मजदूर लोग घरों के लिए निकल गए थे पैदल, ठीक है, उनकी भी बात कर रहे हैं, और उसके अलावा ये भी बोल रहे हैं कि जॉब लॉस कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा हुए हैं, और अभी भी लगातार जॉब लॉस हो रहे हैं, और जो बीपीएल फैमिलीज हैं वो और ज्यादा गरीब हो चुके हैं। तो यहां पर एक तो यही बोला है, स्टेट एंड रिच एंड मिडिल क्लास रिमेन इंडिफरेंट। ठीक है, एज मिलियन स्लिप्स टू क्रोनिक हंगर एंड इंटेंस पॉवर्टी। तो बहुत सारे लोग भूखमरी की तरफ भी बढ़ चुके हैं और इंटेंस पॉवर्टी की तरफ बढ़ चुके हैं। हालांकि इसमें यह कहा जा सकता है कि द स्टेट एंड द रिच मिडिल क्लास रिमेन इंडिफरेंट, मतलब यहां पर बोला है कि मिडिल क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये गलत है। मिडिल क्लास भी बीपीएल फैमिलीज की तरफ उनकी भी इनकम रिड्यूस हुई है। तो अब न्यू मिडिल क्लास भी, वैसे अगर हम देखा जाए फैक्ट्स के हिसाब से, तो न्यू मिडिल क्लास जो हमारी थी वो भी गरीबी की तरफ बढ़े हैं। तो बहुत सारे लोग गरीबी रेखा की तरफ इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, तो एक तो इन्होंने ये सारी चीजें बोली हैं। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इन्होंने फैक्ट्स बोले हैं वो उन्होंने बताया, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट है 2019 की, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट, उसकी बात करिए, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2019 की ग्लोबल हंगर रिपोर्ट है, जिसमें इंडिया की रैंक जो है 102 आई है, और कितनी कंट्रीज में से, 117 कंट्रीज में से। ठीक है, 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से, तो ये इंडिया की रैंक है, तो बहुत बुरी रैंक है इंडिया की, और इंडिया इसमें पीछे गया है लगातार। ठीक है, तो इंडिया की रैंक बहुत खराब होती जा रही है। उसके अलावा 40, इसमें हर्षमंदर जी ने यह भी कहा है कि पिछले 45 ईयर्स में अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा फैल चुका है इंडिया में, तो उसकी भी यहां पर बात करी है। ठीक है, तो ओवरऑल आप इस एडिटोरियल को पढ़िए, इसमें बेसिकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस यही मिलेगा, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट के बारे में, और थोड़ा आपको एक आइडिया होगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो एग्जाम के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाने का ऐसा आपको इसमें कुछ मिलेगा नहीं। उसके अलावा ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग है, जो अभी 5 अगस्त को राम जन्मभूमि में भूमि पूजन हुआ है ग्रैंड राम टेम्पल का, तो उसको लेकर ये एडिटोरियल है। ठीक है, इसमें यह कहा है कि इंडिया को अब जो भी कम्युनल स्ट्रगल हुए हैं राम मंदिर को लेकर, क्योंकि बहुत टाइम से, जैसे हमें पता है कि 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। ठीक है, और कम्युनल राइट्स भी हुए थे उसके बाद से,
ठीक है, और कार सेवकों के ऊपर गोलियां भी चलाई थी यूपी की सरकार ने, तो कई चीजें हुई थी, दंगे वगैरह हुए थे, तो कम्युनल स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहा, हिंदू मुस्लिम डिवाइड बहुत ज्यादा रहा, और बहुत सारे लोगों की पॉलिटिक्स तो इसी के ऊपर डिपेंडेंट थी, हिंदू मुस्लिम करने की, ठीक है। उसके बेसिस पे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने, बहुत सारे एमएलए भी बने, मंत्री भी बने उसी के बेसिस पे। तो इसमें यही सब बोला है कि अब हमें ये पुरानी सारी चीजें भूल जानी चाहिए, जो भी कम्युनल स्ट्रगल रहा है, और आगे बढ़ना चाहिए। इसमें ऑथर ने बेसिकली ये कहने की कोशिश करी है, ठीक है। तो अब इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा आपको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन रीडिंग हैबिट को इंक्रीज करने के लिए आपको जरूर पढ़ना चाहिए। एक एडिटोरियल आया है कि एकेडमिक रिसर्च इज नेसेसरी, ये एकेडमिक रिसर्च की बात कर रहे हैं। देखिए एकेडमिक रिसर्च क्यों नेसेसरी है, बट नॉट सफिशिएंट। एकेडमिक रिसर्च मतलब कॉलेज या स्कूल के टाइम पर हम रिसर्च भी करते रहे लगातार, ठीक है, मतलब रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करते हुए चलें, एकेडमिक रिसर्च। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखिए हम जो भी स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, अब क्या आज से 10 साल बाद 15 साल बाद वो नॉलेज हमारी काम आने वाली है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या होगी हमें नहीं पता बाद में। क्यों नहीं पता हमें, क्योंकि होता क्या है, देखिए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत तेजी से हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम अपने आप को देखें, हमने स्कूल टाइम पे या कॉलेज टाइम पे जो पढ़ा था, आज की डेट में देखें तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत सारे हैं। तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है, या और भी बहुत सारे लोग हैं जो पुरानी जनरेशन है उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उन्होंने स्कूल कॉलेज में कुछ और पढ़ा और आज की टेक्नोलॉजी कुछ और है। ऐसी आजकल की जनरेशन जैसे आप लोग हैं, आप स्कूल कॉलेजेस में आपने जो भी पढ़ा है, आज से 5 साल बाद 10 साल के बाद क्या इंडस्ट्री में वो आपकी नॉलेज यूज होनी है या सब कुछ चेंज हो जाना है, क्योंकि लगातार नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एकेडमिक रिसर्च तो करना ही इंपॉर्टेंट है स्कूल में। मतलब हमारी जो एक बिल्कुल हम रट के स्कूल में एग्जाम देने के लिए जाते हैं वो वाली नॉलेज ना होकर प्रैक्टिकल नॉलेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, रिसर्च करते हुए चले, एकेडमिक प्रैक्टिकल नॉलेज हो। साथ ही साथ इसमें बात करिए पोस्ट एकेडमिक रिसर्च की भी, ठीक है। इसमें हमें यह समझना है कि आगे की टेक्नोलॉजी को हम अच्छे से समझ सकें, इस तरीके से बेसिकली हमारा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो इसमें ऑथर ने यही सब समझाने की कोशिश करी है। अब इसमें देखिए पॉइंट्स क्या बोले हैं। एक अप्रोच नासा ने बताई है, ऑथर का कहना है कि टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल, TRL, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल। इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल मतलब ये एक मेजरमेंट सिस्टम होगा जिसमें मेच्योरिटी लेवल लोगों का पता चलेगा एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को लेकर। मतलब हमें एजुकेशन इस तरीके से देनी है कि लोग नई नई टेक्नोलॉजी को इजीली अडॉप्ट कर पाए, ठीक है, वो टेक्नो सेवी बने, ठीक है। और ये भी बोला है ऑथर ने कि केवल एकेडमिक रिसर्च इंपॉर्टेंट नहीं है, पोस्ट एकेडमिक रिसर्च भी इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक रिसर्च केवल सफिशिएंट नहीं है, मतलब हमारी स्कूल और एजुकेशन के बाद भी रिसर्च चलती रहे, टेक्नोलॉजी को समझना है, क्योंकि नए नए चैलेंजेस आजकल दुनिया फेस कर रही है, ये इंडिविजुअल्स भी फेस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो एक आपको आइडिया होना चाहिए। एडिटोरियल को पढ़िए, रीडिंग हैबिट इंक्रीज करिए, अपनी वोकैबुलरी भी जरूर इंक्रीज करिए, और आंसर बीच बीच में मन करे तो आंसर किसी भी टॉपिक को उठाकर लिखने की कोशिश करिए। उससे क्या होगा, आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग का भी काफी अच्छा प्रैक्टिस बना रहेगा। इसी एडिटोरियल में OECD की बात करिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसी एडिटोरियल में। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि OECD क्या है। OECD का हेडक्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस, और 37 मेंबर कंट्रीज हैं, 37 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। और इसमें ये जो मेंबर कंट्रीज हैं ये कौन हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, हाई इनकम वाली, जिनकी इनकम काफी हाई है या जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक हाई है, ठीक है। तो HDI रैंकिंग, हाई HDI रैंकिंग, SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं। नंबर 1 अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, एक तो देखा जाता है हेल्थ केयर सेक्टर की क्या फैसिलिटीज हैं किसी कंट्री में, हेल्थ केयर। दूसरा अगर हम बात करें एजुकेशन लेवल कैसा है किसी भी कंट्री में, जो एवरेज एयर्स हैं
वहां के लोग जो हैं कितना स्पेंड करते हैं स्कूल में या कॉलेज में, ठीक है। उसके अलावा पर कैपिटा इनकम, ऑन एन एवरेज किसी भी कंट्री में एक सिटीजन की इनकम कितनी है, नेशनल इनकम को डिवाइड कर दिया जाता है पॉपुलेशन से। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, इसके हिसाब से किसी भी कंट्री का एसडीआई रैंकिंग आती है। और इंडिया की अगर हम रैंक की बात करें तो 130 है। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया की तो क्योंकि रैंक ही 130 है इंडिया की, तो इंडिया ओईसीडी में तो आएगा नहीं, ठीक है। तो यहां पर कौन है, हाई एचडीआई रैंकिंग कंट्रीज हैं जिनकी इनकम काफी ज्यादा है। यहां तक कि इसमें रशिया और चाइना भी नहीं है, इसमें जापान है, साउथ कोरिया है, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज कही जाती हैं। इनकी इनकम पर कैपिटा इनकम भी काफी ज्यादा है, एजुकेशन लेवल भी अच्छा है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी इन कंट्रीज में हैं। इजराइल भी इसमें आता है, ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, अमेरिका है, साउथ अमेरिका की भी कुछ कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये इसमें बेसिकली एग्जाम में अगर आता है ओईसीडी का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो एक तो आपको पता होना चाहिए पेरिस फ्रांस में है, और इसमें मेंबर्स कौन है, ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज है, और 1961 में एस्टैब्लिश हुआ था। तो ये एक एस्टैब्लिशमेंट का ईयर आपको पता होना चाहिए, 1961, ठीक है। और मेंबर इसकी कौन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ यूपीएससी में। हाई इनकम कंट्रीज हैं या हाई एचडीआई रैंकिंग कंट्रीज हैं ओईसीडी की मेंबर जो कंट्रीज हैं। उसके अलावा एडिटोरियल है कार्टोग्राफिक चैलेंज के ऊपर। कार्टोग्राफिक का मतलब होता है मैपिंग, ठीक है। अब पाकिस्तान ने जो नया मैप बनाया, रिलीज करा, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पूरा जेएनके इंक्लूड कर दिया। पहले तो जैसे वो कश्मीर इंक्लूड करते थे, ठीक है, और उसमें भी IOK इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर ऐसा लिखते थे वो मैप में। अब उन्होंने उसको इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर के बदले पूरा ही उन्होंने पाकिस्तान के मैप में इंक्लूड करा है। उसके अलावा सबसे मजाक की बात यह है कि उन्होंने गुजरात का पोर्शन भी पाकिस्तान में इंक्लूड कर दिया। गुजरात का पोर्शन है, गुजरात में एक जगह है जूनागढ़, तो जूनागढ़ को उन्होंने पाकिस्तान के मैप में इंक्लूड करा है। तो एग्जाम में यह आ सकता है कि गुजरात में या जेएनके के अलावा कौन से पोर्शन को पाकिस्तान के मैप में इंक्लूड किया है। तो जूनागढ़, बेसिकली जूनागढ़ 1947 में एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, प्रिंसली स्टेट। तो यहां पर पॉपुलेशन तो हिंदू थी लेकिन रूलर मुस्लिम था। तो रूलर मुस्लिम जो थे बाबी थे वहां पर। तो बाबी जो रूलर थे उन्होंने डिक्लेयर करा था कि हम पाकिस्तान के साथ मर जाएंगे, क्योंकि उनकी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ बनती थी, लेकिन लोगों ने विद्रोह करा था। फिर वहां पर रेफरेंडम कराया गया था और लोगों ने इंडिया के फेवर में वोट करा था। लोगों का कहना था हम हिंदू हैं तो हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे, क्योंकि रिलीजियस बेसिस पे बंटवारा हुआ था देश का, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान उस टाइम पर। तो तब जूनागढ़ इंडिया का पार्ट बना था, एक प्रिंसली स्टेट था, ठीक है। तो पाकिस्तान ने क्या करा है, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि जब से हमने आर्टिकल 370 1 साल हुआ है, आर्टिकल 370 खत्म करा है और आर्टिकल 35A खत्म करा है जब से इंडिया में। तो उसके बाद से पाकिस्तान जैसे ही 1 साल हुआ है 5 अगस्त, तो एक फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, मतलब एक दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो हमने तो इन सबको इंक्लूड करा है, मतलब प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है इंडिया को कि इंडिया भी कुछ कहे या करे, कोई स्टेप्स ले, ठीक है। तो प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक न्यूज में रहा जो आपको पता होना चाहिए। हाँ, उसके अलावा इंडिया ने रिजेक्ट करा चाइना के यूएनएससी मूव। ये क्या था, जैसे आपको पता होगा कि चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो चाइना पाकिस्तान के आपस में ये क्लोजनेस काफी है चाइना पाकिस्तान की, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या हुआ, देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट 5 हैं, परमानेंट 5, तो पहले समझ लेते हैं परमानेंट 5, P5 यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट मेंबर हैं P5। तो P5 हमारा है जैसे यूएस, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस, ठीक है। ये 5 परमानेंट 5 हैं यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5। उसके अलावा नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं यूनाइटेड नेशन के, ठीक है। तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं, नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं यूनाइटेड नेशन से, टोटल 15 मेंबर हो गए। तो यूनाइटेड नेशन में जो मेन प्रोपेगेंडा वगैरह या जो भी सेट करना हो, एजेंडा वगैरह, वो सब ये 5 जो कंट्रीज हैं वही सेट करती हैं, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर हैं। और 1945 में यूनाइटेड नेशन बना था, और यूनाइटेड नेशन में एक यूएनएससी होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी होता है, जिसमें अराउंड 193 मेंबर्स हैं,
ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूनाइटेड नेशन की, ठीक है, ये भी होता है। ट्रस्टीशिप काउंसिल भी होता है, और उसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, ICJ भी है। तो ये सब यूनाइटेड नेशन के मेंबर है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये आता है, WHO आता है, ये सब यूनाइटेड नेशन के अंदर ही आते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और होता क्या है कि अब यूनाइटेड नेशन में कोई भी पॉलिसी या प्रपोजल कब पास होता है, जब ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो 5-0 से पास करे। अगर 4 कंट्रीज ने फेवर में दिया, एक कंट्री अगेंस्ट हो गया, तो वो प्रपोजल पास नहीं हो पाता, उसे बोलते हैं कि एक कंट्री ने वीटो लगा लिया। तो बेसिकली इन 5 के पास वीटो पावर होती है, वीटो पावर। अब देखिए यूनाइटेड नेशन में हमें पता है कि चाइना जो है, चाइना क्या करता है, चाइना क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसके रिलेशंस अच्छे हैं, या इंडिया को काउंटर करने के लिए वो चाइना जो है पाकिस्तान की हेल्प करता रहेगा। तो चाइना क्या करता है, चाइना ने अभी जब 5 अगस्त को 1 साल हुआ था आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 खत्म हुए, तो पाकिस्तान के साथ मिलकर या पाकिस्तान के कहने पे, ये हम कुछ भी मान के चल सकते हैं, चाइना ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक मीटिंग की डिमांड करी कि क्लोज डोर मीटिंग होनी चाहिए परमानेंट 5 में, और कश्मीर को डिस्कस करेंगे वहां पर, कश्मीर को। तो जिसको इन 5 ने, इन 4 ने विद्रोह करा, ठीक है, तो चाइना अकेला पड़ गया 1, और बाकी 4 जो हैं एक तरीके से हम बोल सकते हैं वीटो लगा दिया, ठीक है, तो मतलब बातचीत के लिए ही मना कर दिया, ठीक है, बातचीत के लिए ही मना कर दिया। तो चाइना कोशिश करता रहा कि क्लोज डोर मीटिंग हो परमानेंट 5 में, UNSC में, उन मेंबर्स के बीच में, और बाकी कंट्रीज, क्योंकि हमें पता है कि US के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, वो ऐसी चीजें हमारे अगेंस्ट तो फिलहाल नहीं करेगा। UK के साथ भी रिलेशन ठीक है, रशिया के साथ भी ठीक है, फ्रांस के साथ भी ठीक है। तो केवल चाइना लगातार कोशिश कर रहा है, जानबूझ के मुद्दा उठा रहा है। तो ये एक न्यूज थी जो आपको थोड़ा सा समझना है। तो यहां पर क्या लिखा है, इंडिया ने, जब चाइना ने ऐसी हरकत करी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो मूव करा कश्मीर को लेकर, इंडिया ने रिजेक्ट करा चाइना के क्लेम को। इंडिया का कहना यह है कि हमारा डोमेस्टिक, हमारा घरेलू मामला है, तो हमारे घरेलू मामले में दखल ना दें। तो चाइना को ये एक मैसेज दिया है इंडिया ने, ठीक है। उसके अलावा US एग्जामिन्स इफ रियाद हैज न्यूक्लियर गोल्स। अब आपको ये पूरी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। आपको ये समझना है कि वहां पर एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल मतलब अगर हम देखें, एक तरफ इजराइल वेस्ट एशिया में, और एक तरफ हम बोलें सऊदी अरेबिया, और एक तरफ है ईरान। तो ये दुश्मनी इस तरीके से ट्रायंगल, ईरान की दुश्मनी इजराइल के साथ भी है, सऊदी अरबिया की दुश्मनी इजराइल है, ईरान, दोनों के साथ। तो आपको ये समझना है इन तीनों की दुश्मनी इस तरीके से। रीजन क्या है दुश्मनी का, देखिए इजराइल जो है, ज्यूस रहते हैं, यहूदी, ज्यूस, यहूदी लोग, नॉन मुस्लिम, ठीक है, नॉन मुस्लिम्स। तो इजराइल के साथ दोनों की दुश्मनी क्या है, क्यों है, क्योंकि सऊदी अरबिया, ईरान मुस्लिम कंट्रीज हैं, इसलिए दोनों की दुश्मनी इजराइल के साथ है। क्योंकि उनका मानना यह है, वहां के लोगों का मानना यह है कि इस्लामिक लैंड में इजराइल वहां पर बैठा हुआ है, इस्लामिक लैंड में नॉन मुस्लिम्स लोग हैं। तो एक जिहाद भी फैलाने की कोशिश करते हैं वहां पर। पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में डिस्प्यूट तो चल ही रहा है, तो पैलेस्तीन को सपोर्ट करेंगे बेसिकली है वहां पर, ठीक है। पैलेस्तीन क्योंकि मुस्लिम्स हैं जो क्लेम करते हैं इजराइल के साथ बहुत सारा डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है। तो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है इजराइल और पैलेस्तीन का। अब ईरान और सऊदी अरबिया दुश्मनी क्यों है, ईरान जो है शिया मुस्लिम्स, यहां पर शिया मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है ईरान में, सऊदी में सुन्नी मुस्लिम्स। तो यहां पर शिया सुन्नी का झगड़ा है, ठीक है। पूरी दुनिया में अगर हम बात करें 80% से ज्यादा सुन्नी मुस्लिम्स है, और 20% के से काफी कम 16-17% के करीब शिया मुस्लिम्स हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। अब सुन्नी मुस्लिम्स का लीडर, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका लीडर सऊदी अरबिया ज्यादातर है, और जो शिया मुस्लिम्स हैं उनका लीडर ईरान है। अब ईरान के जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जैसा कि आपको पता होगा न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब क्योंकि हमें पता है कि इजराइल तो न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, आपको पता होना चाहिए, बाकी तो न्यूक्लियर वेपन नहीं है, न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज। और यूएस के रिलेशन सऊदी अरबिया के साथ काफी अच्छे हैं, तो आपको ये ट्रायंगल समझ में आना चाहिए। यूएस के रिलेशन इजराइल के साथ भी ठीक है, सऊदी अरबिया के साथ भी ठीक है।
तो यूएस क्या करेगा, ईरान को बुली करने की कोशिश करेगा। यूएस क्या करता है, ईरान को बुली करने की कोशिश करेगा। 2015 में हालांकि एक डील भी साइन हुई थी ईरान के साथ। 2015 में एक डील साइन हुई थी, JCPOA, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें यह डिसाइड हुआ था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करेगा, ठीक है। और उसके अलावा IAEA के ईरान में जाके उसके न्यूक्लियर जो भी प्रोग्राम्स हैं उसको इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें थी JCPOA। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही 2015 का जो डील थी ईरान के साथ वो कैंसिल करी कि ईरान नहीं मान रहा है, डील के हिसाब से नहीं चल रहा है। और डील कैंसिल होने के बाद अब ये डर फैल गया है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी चला रहा होगा न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। अब जब एक कंट्री इजराइल न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, ईरान भी न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, तो सऊदी अरबिया के लिए एक थ्रेट रहेगा। तो सऊदी अरबिया भी कोशिश करेगा कि उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन हो। अब सऊदी अरबिया के पास न्यूक्लियर वेपन होगा, फिर धीरे धीरे करके इराक के पास भी। हालांकि यूएस की अलग अलग कंट्रीज कोशिशें करती है कि न्यूक्लियर वेपन ना फैले, ठीक है। बाकी सभी कंट्रीज चाहती है, लेकिन सिक्योरिटी इश्यूज ऐसे हो जाते हैं कि जब हमारे पड़ोसी के पास न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पड़ोसी चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो हमें भी न्यूक्लियर वेपन रखना पड़ेगा सिक्योरिटी कंसर्न। अब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होगा तो पाकिस्तान सोचेगा चाइना के पास है, इंडिया के पास है, तो पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन रखेगा। तो एक रेस लग सकती है, आर्म्स रेस न्यूक्लियर वेपन की। तो अब सऊदी अरबिया को हेल्प कौन कर रहा है? यूएस तो फिलहाल हेल्प नहीं कर रहा है। तो ऐसा कहा जा रहा है सऊदी अरबिया को हेल्प कर रहा है चाइना न्यूक्लियर वेपन बनाने में, ठीक है। तो ये एक आपको ये थोड़ा सा ट्रायंगल समझना है, क्यों सऊदी अरबिया न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। क्योंकि इजराइल एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है ऑलरेडी, ईरान के चोरी छिपे न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम चल रहे हैं ऐसा माना जा रहा है, और यूएस का भी ऐसे आरोप हैं। तो सऊदी अरबिया कहां चुप बैठेगा? तो चाइना के साथ उसके वो चल रहे हैं, और यूएस की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, उसका कहना है कि सऊदी अरबिया चाइना मिलकर चोरी छिपे इन सारी चिप प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। तो न्यूज क्या थी? यूएस जो है, आपको बैकग्राउंड मैंने समझा दिया, अब सारी चीजें आपको बहुत इजीली समझ आ जाएंगी। यूएस एग्जामिन्स इफ रियाद हैज न्यूक्लियर गोल। रियाद मतलब सऊदी अरबिया की कैपिटल। तो यूएस एग्जामिन कर रहा है कि क्या सऊदी अरबिया के कोई न्यूक्लियर गोल्स हैं, ठीक है। तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि चाइना सऊदी अरबिया बिड टू डेवलप फ्यूल दैट कैन बी इनरिच्ड इनटू वेपन फ्यूल। तो जो फ्यूल है यूरेनियम फ्यूल है, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन का, जिसे वेपन फ्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो यूएस की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है ऐसा, ठीक है। तो मैंने एक बैकग्राउंड समझा दिया, उम्मीद है आपको ये सारी एक हेडलाइन से ही सारा कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी अब न्यूज पढ़िए, आपको कई चीजें क्लैरिटी होंगी। जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग भी अच्छे से लिख पाएंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं बहुत इजीली आप कर सकते हैं, एक बार अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो जाए तो, ठीक है। अब इसी एडिटोरियल में इंपॉर्टेंट ये है, इनरिच्ड यूरेनियम की बात करिए। इनरिच्ड यूरेनियम क्या है? देखिए, नेचर में नेचुरल यूरेनियम क्या है पहले वो समझ लेते हैं। नेचर में जो यूरेनियम मिलता है वो मिलता है यूरेनियम 235, एटॉमिक मास है ये, और यूरेनियम 238। नेचर में इन दोनों का मिक्सचर मिलता है। और जो यूरेनियम 235 है, इसका परसेंटेज की अगर हम बात करें 0.7% होता है, और ये 99.3% होता है यूरेनियम 238। और अगर हम देखें न्यूक्लियर फ्यूल, एज अ न्यूक्लियर फ्यूल क्या काम आता है? ये काम आता है। ये एज अ न्यूक्लियर फ्यूल काम नहीं आता, क्योंकि इसमें क्या होता है? फिजन होता है। फिजन फिजन का मतलब है बड़ा न्यूक्लियस। यूरेनियम 235 जो है ब्रेकडाउन होता है छोटे छोटे न्यूक्लियस में, बेरियम और क्रिप्टन में, और न्यूक्लियर एनर्जी बनती है, तो इसे बोलते हैं फिजन। तो इसे बोलते हैं हम फिसाइल मटेरियल। फिसाइल, जिसमें फिजन होता है उसे फिसाइल मटेरियल बोलते हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में फिसाइल फर्टाइल समझ गए तो सारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आप समझ जाएंगे। जबकि यूरेनियम 238 जो है, इसमें फिजन नहीं होता है, ब्रेकडाउन नहीं होता, ये अपग्रेड होता है यूरेनियम 230 प्लूटोनियम 239 में, जिसे एज अ वेपन यूज किया जा सकता है। एज अ वेपन यूज किया जा सकता है, तो इसे बोलते हैं वेपन ग्रेड प्लूटोनियम। वो मिला कैसे? यूरेनियम 238 को अपग्रेड करके। लो एनर्जी न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है, वो हमारा प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी केमिस्ट्री इसमें लगती है। अब देखिए, इनरिच्ड यूरेनियम क्या होता है कि जब नेचुरल यूरेनियम जो हमें मिला उसमें तो केवल 0.7% हमारा यूरेनियम 235 है, और न्यूक्लियर एनर्जी में तो यूरेनियम 235 ही काम आना है, ठीक है। तो जब हम क्या करें,
यूरेनियम 235 एक आइसोटोप सेपरेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू यूरेनियम 238 को अलग किया जाता है। अलग करने पर यूरेनियम 235 का परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है। तो जब अगर हमारे पास यूरेनियम 235 का परसेंटेज, अगर मैं बोलूं यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 दोनों मिक्स हैं, दोनों जैसे मैं बोलूं दूध और पानी मिक्स है, तो दूध और पानी को अलग करना काफी मुश्किल होता है, सेम वैसे ही वो मिक्स होता है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि हमारे पास 2%, हमने ऐसा करा कि यूरेनियम 238 को हटाया, यूरेनियम 238 को हटाया, तो हमारे पास यूरेनियम 235 का परसेंटेज 2% तक पहुंच गया। पहले 0.7% था, तो 0.7% से जब यूरेनियम 235 ऊपर चला जाता है परसेंटेज में, तो उसे बोलते हैं इनरिच्ड यूरेनियम। जैसे ये 2% चला गया ना, इसे बोलते हैं इनरिच्ड यूरेनियम। अब यूरेनियम इनरिचमेंट करके, जैसे हम हिरोशिमा नागासाकी में देखें, तो हिरोशिमा नागासाकी में जो एटॉमिक बॉम्ब गिरा था उसमें यूरेनियम 235 80% था, 20% यूरेनियम 238 था। तो यूरेनियम 235 का परसेंटेज बढ़ाया गया, कैसे? इसको हटाते चले गए सेपरेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से। यूरेनियम 238 कम करते हटाते चले गए, इसका परसेंटेज इंक्रीज होता चला गया 80%। अब इसे बॉम्ब की तरह यूज किया जा सकता है। हिरोशिमा नागासाकी में गिराया क्योंकि ये न्यूक्लियर फिजन हुआ 80% मटेरियल का, और अगर 0.7% मटेरियल का फिजन होगा तो एनर्जी बहुत कम जनरेट होगी, बम की इफेक्टिविटी काफी कम रहेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यूरेनियम एनरिचमेंट से रिलेटेड पता होना चाहिए। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि सऊदी अरबिया और चाइना मिलकर यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे हैं, तो यूरेनियम एनरिचमेंट करते करते उससे फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सकता है इजीली। तो ये आपको पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। उसके अलावा इन्फ्लेशन टू स्टे एलिवेटेड, आरबीआई का कहना है। ठीक है, आरबीआई का कहना है कि मॉनसून काफी अच्छा रहा, बंपर खरीफ वो भी रहा। ठीक है, उससे जो है इन्फ्लेशन, इकोनॉमी तो श्रिंक हो ही रही है जैसा कि कह रहे हैं। ठीक है, और अभी कोई एस्टिमेट नहीं मिल रहा है इकोनॉमी के, इकोनॉमी कितनी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है इकोनॉमी में कोविड-19 की वजह से। ठीक है, और ऐसा एस्टिमेट है आरबीआई के कि जीडीपी जो है 2020-21 में श्रिंक होगी, लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो ऊपर ही रहेगा। वैसे तो होता क्या है, देखिए आपको ये समझना है, इन्फ्लेशन जब नीचे जाता है, महंगाई कम होती है, उससे क्या होते हैं, उससे जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी भी डाउन जाता है, जीडीपी डाउन जाता है। ठीक है, और जॉब कट्स भी होते हैं, जॉब कट्स भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको ये समझना है, जॉब कट्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसको ग्राफ को ऐसा बना लेता हूं। ठीक है, अब देखिए इन्फ्लेशन का जीडीपी से रिलेशन क्या होता है और बेस्ट इन्फ्लेशन रेट क्या होता है। और इन्फ्लेशन मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मंथली बेसिस पे, जनवरी का अलग, फरवरी का अलग, मार्च का अलग, तो ये आपको पता होना चाहिए इन्फ्लेशन रेट। अब इन्फ्लेशन, बेस्ट इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? देखिए, अगर 0% इन्फ्लेशन रेट है, इसका मतलब है जो पहले प्राइसेस चल रहे थे किसी प्रोडक्ट के, वो भी वही प्राइसेस अभी भी हैं। इन्फ्लेशन 6% का मतलब है जो पहले प्राइसेस चल रहे थे 6% रेट ऊपर चला गया। तो अगर 10% इन्फ्लेशन रेट है तो महंगाई काफी ज्यादा है। इन्फ्लेशन जब भी बढ़ता है तो इन्फ्लेशन अपने साथ जीडीपी ग्रोथ भी लेकर आता है। इन्फ्लेशन अपने साथ जीडीपी ग्रोथ भी लेकर आता है। तो ऐसा नहीं समझना कि महंगाई है तो नुकसान ही कर रही होगी। तो इन्फ्लेशन है तो जीडीपी ग्रोथ भी लेकर आएगा, लेकिन मॉडरेट रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब 3% to 6% या 5% जो इन्फ्लेशन हो, तो वो बेस्ट होता है इकोनॉमी के लिए। उससे जीडीपी ग्रोथ भी होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती है। लेकिन अगर 10% डबल डिजिट में इन्फ्लेशन चला जाए तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है, इनइक्वालिटी सोसाइटी में बढ़ जाती है। गरीब और गरीब होता है, अमीर और गरीब के बीच का गैप बढ़ता रहता है, इनसिक्योरिटी सोसाइटी में बढ़ती है, और क्राइम भी सोसाइटी में बढ़ता है, करप्शन सोसाइटी में बढ़ने लगता है, क्योंकि जो बहुत सारी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या क्लरिकल की पोस्ट में हैं या कोई भी छोटी मोटी पोस्ट में है, सैलरी से घर चलता नहीं है, तो एम्प्लॉइज करप्ट भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो आरबीआई का कहना है कि इन्फ्लेशन ऊपर रहना एक अच्छी चीज है ना, इन्फ्लेशन थोड़ा सा ऊपर रहे, 3%, 5%, 6%, उससे जीडीपी ग्रोथ भी होगी। तो ये जो रेट है इन्फ्लेशन ऊपर होने की वजह से, जो करंट इन्फ्लेशन है अभी 6% आया, तो जीडीपी ग्रोथ भी होनी चाहिए। तो आरबीआई का कहना है कि नहीं, जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होगी, इन्फ्लेशन ऊपर रहेगा, क्योंकि सिचुएशन ही मार्केट की ऐसी बन चुकी है कोविड-19 की वजह से। तो ये इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आपको थोड़ा सा समझना है, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्या इन्फ्लेशन होता है। उसके अलावा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है, ये आपको समझना है। पहले समझ लेते हैं प्रायोरिटी सेक्टर क्या है।
देखिए सरकार ने प्रायोरिटी सेक्टर बनाया हुआ है एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है। उसके अलावा लोन्स टू वीकर सेक्शन, लोन्स टू वीकर सेक्शन, ये हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है। उसके अलावा अगर हम बात करें एक्सपोर्ट असिस्टेंस, ये हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है, ठीक है। और उसके अलावा और अगर हम बात करें प्रायोरिटी सेक्टर में तो रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ये हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है। अब प्रायोरिटी सेक्टर क्यों है? देखिए बैंक कोई भी इंडिविजुअल, आप अगर किसी को लोन देंगे तो क्यों देंगे? आप पहले ही देखेंगे भाई वो वापस कर भी पाएगा कि नहीं। जहां आपको शक होता है कि भाई ये बंदा वापस नहीं करेगा, भरोसे का आदमी नहीं है, उसको आप लोन नहीं देंगे। तो सेम बैंक भी इसी तरीके से लोन देता है। तो बैंक को जहां पर लगता है यार ये भरोसे के लोग नहीं है, या इनका तो नुकसान होगा, ये दे नहीं पाएगा, इसकी तनख्वाह भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, तो उसको क्यों लोन देना। तो अब होता क्या है, देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत रिस्क है, ठीक है, और ज्यादातर हमें पता है कि बहुत सारे किसान सुसाइड भी करते हैं। बैंक एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन देने से डरेगा, उसे लगेगा यार ये तो दे नहीं पाएगा, गरीब किसान, नुकसान हो जाएगा, बारिश ज्यादा हो गई, ओले पड़ गए, फसल खराब हो गई, ये वाह। तो बैंक एग्रीकल्चर लोन देने से डरेगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब रूरल एरिया में छोटे मोटे कारखाना स्टार्ट करना हो, धूपबत्ती, अगरबत्ती, फिनाइल बनाना हो, झाड़ू की सीख, माचिस की तीली, छोटे मोटे काम, टोकरी बनाने, खिलौने बनाने, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो रूरल एरिया में बिजनेस किया जा सकता है। तो बैंक उनको बिजनेस लोन देने से डरेगा। बैंक को लगेगा यार ये रूरल एरिया के लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, इन्हीं क्या पता किस तरीके से बिजनेस करना है, तो डरेगा। वीकर सेक्शन को भी लोन नहीं देगा। एक्सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, कंपनीज हैं, बहुत वॉलेटाइल है इंटरनेशनल मार्केट, बहुत रिस्क है, तो उनको भी बैंक लोन नहीं देगा। तो यहां पर जब लोन जाएगा ही नहीं तो उससे क्या नुकसान होगा? एग्रीकल्चर आउटपुट गिर जाएगा और खाने के लाले पड़ जाएंगे, हमारे फूड ग्रेन इन्फ्लेशन काफी ऊपर चला जाएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी लोन नहीं मिलेगा तो रूरल एरिया की इकोनॉमी भी जनरेट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करने वाली भी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी जब उन्हें लोन मिलेगा नहीं। रूरल एरिया का डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा, माइग्रेशन की प्रॉब्लम होगी, गांव खाली हो जाएंगे, सिटी की तरफ सब आ जाएंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो सरकार ने ना प्रायोरिटी सेक्टर रखा है कि ये प्रायोरिटी सेक्टर है। बैंक के लिए कंपलसरी होता है कि जितना वो लोन देता है उसका 40% लोन यहां जाना चाहिए, 40% ऑफ देयर नेट क्रेडिट, ऑफ देयर नेट क्रेडिट। इसका मतलब क्या है? बैंक अगर 100 करोड़ लोन देता है तो 100 करोड़ लोन में से 40 करोड़ लोन बैंक के लिए यहां देना कंपलसरी है, जिसमें से 18% एग्रीकल्चर के लिए सब टारगेट है। तो बैंक की मजबूरी है किसानों को लोन देना 18%। अगर 100 करोड़ लोन दिया तो 18 करोड़ लोन तो एग्रीकल्चर में ही जाना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टू इंक्लूड स्टार्टअप्स। सरकार ये प्लान करिए, स्टार्टअप्स मतलब जब कोई नई कंपनी स्टार्ट करता है, ठीक है, तो उसको लोन की बहुत जरूरत होती है। कोई आईआईटी से पढ़ा है, कोई आईआईएम से पढ़ा है, उनके पास प्रोग्रामिंग की स्किल्स हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, वो अपना बिजनेस स्टार्ट यहां पर कर नहीं पाते, तो फिर वो गूगल में चले जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में चले जाते हैं, बड़ी बड़ी यूएस की कंपनीज के लिए काम करेंगे, यूरोप की कंपनीज के लिए काम करेंगे। अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। और अगर कोई अपनी कंपनी, इंडियन बहुत टैलेंटेड लोग आईआईएम से पढ़ के, आईआईटी से पढ़ के स्टार्ट करते भी हैं, तो 1-2 साल काम कर पाते हैं, फिर फाइनेंशियल स्ट्रगल होता है और उन्हें लोन वगैरह नहीं मिलता, तो वो कंपनी उनकी बंद हो जाती है, दम तोड़ देती है। फिर वो बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, यूएस की और अलग अलग कंट्रीज की कंपनीज के लिए जॉब करते हैं, और फिर उनकी कंट्री की भी ग्रोथ होती है और उनकी कंपनी की भी ग्रोथ होती है, इंडिया को कुछ मिलता नहीं है। तो हमारे लिए जरूरी है कि फ्यूचर में अगर हम चाहते हैं चाइनीज इतनी सारी कंपनीज है, यूएस की कंपनी, उनको बीट करना, तो हमारे जो इंडियन टैलेंट है वो इंडिया में रुकें, अपनी कंपनी सेटअप करें, गूगल जैसी बड़ी कंपनी बनाएं, तो उसके लिए जरूरी है कि इनिशियल सपोर्ट भी मिले उन्हें। तो इसीलिए सरकार ने प्लान करा है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उसमें स्टार्टअप्स को भी इंक्लूड कर देंगे। स्टार्टअप मतलब बिल्कुल नई कंपनी, जो टैलेंटेड लोग नई कंपनी स्टार्ट करते हैं उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इंक्लूड करेंगे। उससे क्या होगा, बैंक भी क्योंकि स्टार्टअप्स को लोन देने से डरता है, उससे बैंक के लिए कंपलसरी हो जाएगा स्टार्टअप्स को लोन देना। अब आपको यह समझना है कि 40% का जो टारगेट है ये क्या सभी बैंक्स के लिए, ये केवल पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए, सरकारी बैंक के लिए। प्राइवेट बैंक के लिए भी है, प्राइवेट बैंक के लिए 32% है, प्राइवेट बैंक के लिए यही चीज। और रीजनल रूरल बैंक होते हैं आरआरबी, उनके लिए 75% है ये लिमिट, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इससे रिलेटेड। हाँ, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में हम डिस्कस करेंगे एनसीएलटी क्या है, ठीक है। पहले आपको समझना है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? बैड लोन, बैड लोन्स।
जब कस्टमर लोन लेने के बाद डिफॉल्टर बन जाए तो वो पैसा एनपीए की कैटेगरी में आ जाता है। अब उसकी रिकवरी किस तरीके से करें? रिकवरी मतलब बैंक को रिकवरी करनी है, बैंक ने लोन दिया, अपने पैसे की रिकवरी तो करनी है। इंडिविजुअली जैसे अगर आपका कोई उधार कि आपसे किसी ने उधार लिया और आपका पैसा वापस ना करे, आप उसे रिक्वेस्ट करेंगे, फोन करेंगे, क्या पता फिर फोन उठाना बंद कर दें, फिर हो सकता है आप उसे हड़काएं, गुंडे भेज दें। तो ये सारे तरीके होते हैं रिकवरी के, क्या पता गुंडे भेज के पैसा निकल जाए, है ना, बहुत सारे तरीके। लेकिन लीगल तरीके से तो ऐसा कर नहीं सकता बैंक की, गुंडे भेज रहा है, मारपीट कर रहे हैं, इस तरीके से लोन निकलेगा नहीं। तो रिकवरी का प्रोसेस डिफाइन है, किस तरीके से रिकवरी करनी है। ठीक है, रिकवरी के लिए हमारे पास एक कोड बना है, आईबीसी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, यहां पर लिख लेता हूं, बैंकरप्सी कोड एक्ट। ठीक है, ये 2016 में ही पास हुआ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इसमें लोन की रिकवरी करने वाले कस्टमर्स को जो एनपीए हो चुका है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक तो इंडिविजुअल डिफॉल्टर्स हैं, दूसरा फर्म या कंपनीज, दो तरीके के डिफॉल्टर हैं। अब हमें यह समझना है कि जो इंडिविजुअल डिफॉल्टर उनकी रिकवरी के लिए डीआरटी, डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल, वहां पर केस चलेगा। डीआरटी में रिकवरी का केस चलेगा, जैसे कोर्ट होता है, नॉर्मल कोर्ट होता है। ठीक है, वहां पर जज पूछेगा हमसे कि भाई तुम कैसे पैसा लौटाओगे, तुमने 20 लाख का लोन लिया है, वापस चाहिए बैंक को पैसा, कैसे लौटाओगे, क्या तुम्हारे में प्रॉपर्टी है, घर तुम्हारे नाम पे है, कार तुम्हारे नाम पे है, तुम्हारे एसेट्स गिरवी रख लें क्या, या ऑक्शन कर दें। तो ये सारी चीजें होती हैं डीआरटी में, डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल में। फिर उसके वर्डिक्ट को एक कोर्ट का ऑर्डर की तरह होता है, उस तरीके से फिर रिकवरी होता है। तो प्रॉपर्टी वगैरह ऑक्शन करता है कई बार बैंक, और उस तरीके से रिकवरी की जाती है। तो इंडिविजुअल के लिए डीआरटी और फर्म्स या कंपनी से रिकवरी के लिए एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी एनसीएलटी होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ठीक है, एनसीएलटी के बाद मामला जाता है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल। एनसीएलटी का जो वर्डिक्ट होता है उसको अपील किया जाता है एनसीएलएटी में, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल। तो दो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, डीआरटी और एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, जहां पर रिकवरी का केस होता है। एक इंडिविजुअल के लिए है और एक फर्म या कंपनीज के लिए है। ठीक है, और उसके बाद एनसीएलटी के वर्डिक्ट से अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है तो एनसीएलएटी में मामला चला जाता है। तो यहां पर रिकवरी का प्रोसेस होता है। तो उससे पहले, आईबीसी से पहले केवल डीआरटी हुआ करता था इंडिया में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू।